रात के अंधेरे ने लाहौर शहर को अपनी लपेट में ले रखा था, मगर जाविया शाह के आलीशान घर के अंदर वहशत और सुनाटे का राज था। 3 माह, पूरे 90 दिन और 90 रातें गुजारकर वो इस दहलीज पर वापस लौटा था, जिससे वो नफरत और इंतकाम की आग में जलता हुआ निकला था। एयरपोर्ट से सीधा घर आते उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, एक ऐसा एहसास जो उसे बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। लाउंज की बत्ती जलाते ही उसका शक यकीन में बदल गया। हर चीज अपनी जगह पर थी। शीशे की मेज गिर्द से पाक थी, सोफा पर कुशन सलीके से रखे थे, मगर घर की रूह गायब थी। वो वजूद जो इस बेजान मकान को घर बनाता था कहीं नजर नहीं आ रहा था। वानिया, उसे धीमे से पुकारा। आवाज में एक अनजाना सा खौफ था। उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आई और उसके कानों में गूंजने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से धड़कने लगा। वो दो दो सीढ़ियां एक साथ फलांगता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर सबसे पहले बेड पर गई, जो किसी फौजी के परेड की तरह बेशकन था। ड्रेसिंग टेबल पर वानिया की रंग बिरंगी चूड़ियों और कॉस्मेटिक्स का नामो निशान तक न था। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। एक तरफ उसके महंगे सूट कतार में लटक रहे थे और दूसरी तरफ मुकम्मल खालीपन था। वानिया के कपड़ों की जगह सिर्फ चंद बेजान खाली हैंगर झूल रहे थे। एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाती हुई उतर गई। उसके जहन में वो रात किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसके निकाह को सिर्फ एक हफ्ता हुआ था। एक ऐसा निकाह जिस पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था। वो सारा से मोहब्बत करता था, एक मॉडर्न तेज तराज लड़की जो उसके बिजनेस सर्कल का हिस्सा थी, मगर उसके वालिद सिकंदर शाह ने खानदानी वकार और रवायात की आड़ में उसका निकाह अपने छोटे भाई की यतीम बेटी से कर दिया था। 18 साल वानिया, जो इससे 6 साल छोटी थी, जो गांव के माहौल में पली बड़ी थी, सादा, मासूम और हद दर्जा सहमी हुई। जावियर को उसकी यही मासूमियत जहर लगती थी। उसे लगता था कि इस लड़की ने उससे उसकी मोहब्बत छीन ली है। निकाह के बाद वो एक हफ्ते तक उससे ठीक से बोला तक नहीं। फिर एक रात जब उसके वालिदैन किसी अजीज की अयादत के लिए दूसरे शहर के हुए थे और घर में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था, तब जावियार के अंदर का हैवान जाग उठा। उसने वानिया पर अपनी सारी नफरत, अपनी सारी महरूमी का गुस्सा उतार दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसने एक ना सुनी। तुम मेरी बीवी हो और ये मेरा हक है, उसने हैवानियत से कहा। सुबह जब वो उठा तो वानिया फर्श पर बिखरी बेसत पड़ी हुई थी। जाविया ने नफरत से उसकी तरफ देखा, अपना बैग उठाया और उसे उसी हाल में छोड़कर 3 माह के लिए लंदन चला गया, ये सोचे बगैर कि उसके इस इंतकाम का नतीजा क्या निकलेगा। उसने लड़ते हाथों से फोन निकाला और अपनी वालदा शाइस्ता बेगम का नंबर मिलाया। 2 बेल्स के बाद ही फोन उठा लिया गया। हेलो। दूसरी तरफ से नींद में डूबी हुई आवाज उभरी, अम्मी, वानिया कहाँ है? जावियर की आवाज में बेचैनी और सख्ती का इम्तजाज था। जावियर, बेटा तुम आ गए? खैरियत तो है? इतनी रात को फोन? मैंने पूछा वानिया कहाँ है? वो घर पर नहीं है, उसका सारा सामान गायब है। उसे माँ की बात काट दी। दूसरी तरफ चंद लम्हों की गहरी खामोशी छा गई। फिर शाइस्ता बेगम की आवाज आई, जो अब नींद से पाक और नफरत से भरी हुई थी। उस बेगैरत बदकिरदार लड़की का नाम मत लो मेरे सामने। उसे इस घर से निकाल दिया गया है, जहाँ उसकी जगह थी। जावियर के पैरों तले से जैसे जमीन खींच ली गई थी। निकाल दिया? क्यों? उसने क्या किया था? क्या किया था? अरे पूछो, क्या नहीं किया था उसने? शाइस्ता बेगम जहर खान लहजे में बोली थी, तुम्हारी पीठ पीछे न जाने किसके साथ गुल छड़े उड़ाती रही है। जब अपने गुनाहों का बोझ पेट में लेकर फिरने लगी तो बेशर्मों की तरह हम पर इल्जाम धर दिया कि वो हमला है। वो तुम्हारे और हमारे खानदान के नाम पर एक धब्बा थी। हमने उसे धक्के देकर उस घर से निकाल दिया ताकि हमारी इज्जत महफूज रहे। हमला? ये लफ्ज सावियार के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगा। उसके कान साए साए होने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो रात, उसका इंतकाम, उसका नतीजा। वो बच्चा नहीं, वो वहशत से चीखा। उसकी चीख इतनी बुलंद थी कि शाइस्ता बेगम फोन पर सहम गई। वो बदकिरदार नहीं थी अम्मी, वो मेरी बीवी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो बच्चा मेरा था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके आखिरी अल्फाज एक धमाके की तरह थे जिसने फोन की दूसरी तरफ मौजूद खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। जावियर को लगा जैसे उसने सिर्फ एक जुमला नहीं बोला, बल्कि अपने ही खानदान के बनाए हुए झूठ और मुनाफिकत की महल की बुनियादों में बारूद भर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो जावियर? होश में तो हो? शाइस्ता बेगम की आवाज में नफरत की जगह शदीद घबराहट और नाकाबिले यकीन हैरत ने ले ली थी। ये कैसे मुमकिन है? उस लड़की ने तो एक बार भी तुम्हारा नाम लेकर कसम नहीं खाई। वो बस रोती रही। जावियर के अंदर जब्त के सारे बंधन टूट गए। वो पागलों की तरह हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और अजीयत के सिवा कुछ नहीं था। वो क्या नाम लेती मेरा? मैंने उसे इस काबिल छोड़ा ही कब था? मैंने तो उसके वजूद को ही मानने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे अपनी नफरत की आग में जलाकर राख कर दिया था अम्मी, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन ली थी। आप लोगों ने मुझे सारा से जुदा करके उस मासूम को मेरी जिंदगी की सूली पर चढ़ा दिया। मैंने उस रात उससे अपना इंतकाम ले लिया। उसे बताया कि वो मेरे लिए एक हकीर चीज से ज्यादा कुछ नहीं।
और फिर से तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। उसका हर लफ्ज शाइस्ता बेगम के सीने में तीर की तरह लग रहा था। उनकी आंखों के सामने वानिया का आंसुओं से भरा चेहरा घूम रहा था। उनके कानों में उसकी सिसकियां गूंजने लगी। उन्हें याद आया कि किस तरह सिकंदर शाह ने उस पर चीख चीख कर तोहमतें लगाई थी, किस तरह उन्होंने खुद उसका बाजू पकड़कर उसे रात के अंधेरे में घर से बाहर धकेल दिया था। या अल्लाह, ये हमसे क्या गुनाह हो गया। शाइस्ता बेगम की आवाज़ फ़ोन पर ही टूट गई थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने से क्या हासिल अम्मी, अब क्यों आंसू बहा रही है? आप लोगों ने मिलकर मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे का कत्ल किया है। आपने एक बेसहारा यतीम लड़की को, जो कि आपकी भतीजी थी, जमाने के कुत्तों के सामने फेंक दिया। कहाँ है वो? मुझे पता है वो कहाँ गई? जावियर दीवानों की तरह चीख रहा था। उसकी आवाज़ में इल्तिजा भी थी और धमकी भी। हमें हमें सच में मालूम नहीं है बेटा। वो रात को यहाँ से गई तो फिर कभी पलट कर नहीं आई। हमने भी कोई खबर नहीं ली। जाविया ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। उसका दिल चाहा वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ दे। उसका अपना वजूद उसे बोझ लग रहा था। उसकी नज़रों में सारा का चेहरा घूमा। सारा, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, वो इसे 2 हफ्ते पहले ही ठुकरा चुकी थी। जब जाविया ने उसे लंदन से पुरजोश होकर फ़ोन किया था कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ रहा है, तो सारा ने एक तंजिया कहका लगाया था। जाविया डार्लिंग, तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन मैं प्रैक्टिकल हूँ। मेरे मंगेतर बैरिस्टर रेहान अब्बासी ने मुझे कल ही 1.5 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट की है। तुम प्लीज़ अपनी छोटी सी गाँव की दुल्हन के साथ ही खुश रहो। मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं। इस फ़ोन कॉल ने जावियार को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि जिसको वो इश्क समझता था, वो महज एक धोखा था, एक शराब था। उसे पहली बार अपने बाप का फैसला दुरुस्त लगा था कि वानिया जैसी सादा और ख़ानदानी ही उसका घर बसा सकती थी। वो पछतावे की आग में जलता हुआ वानिया से माफ़ी मांगने, उसे अपनाने और नई ज़िंदगी शुरू करने का ख्वाब आंखों में सजाए वापस आया था। मगर यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि उसने वापसी के सारे रास्ते खुद ही जला दिए हैं। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा वानिया, उसे दीवार पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। चाहे मुझे इसके लिए ज़मीन आसमान एक करना पड़े, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को वापस लेकर आऊँगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं बदल गया हूँ। अगले 3 साल जावेद शाह की ज़िंदगी पर जहन्नुम बनकर गुजरे। वो एक चलती फिरती लाश बन गया। दिन में वो अपनी कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाता, एक बेरहम और सख्त बॉस के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन रातें वो जागकर और वानिया की तस्वीर को देखकर गुजारता। उसने मुल्क के बेहतरीन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की खिदमात हासिल की, हर यतीम खाने, हर दारुल में उसकी तलाश की। मगर वानिया जैसे हवा में तहलील हो गई थी। उसके वालिदैन भी अपने किए पर शर्मिंदा और खामोश थे। उनका हंसता बसता घर अब एक कब्रिस्तान के मालिक था, जहाँ हर कोई अपने अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ था। फिर एक दिन उसे अपनी कंपनी की एक बहुत बड़ी डील के सिलसिले में कराची जाना पड़ा। ये डील उसके करियर के लिए बहुत अहम थी। वो बेदिली से फ्लाइट में बैठा, खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि ये कामयाबी, ये पैसा, ये शोहरत किस काम की, जब उसकी ज़िंदगी में सुकून और मोहब्बत ही नहीं थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कराची का ये सफ़र उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान, सबसे बड़े इनाम का बायस बनने वाला था। कराची का कारपोरेट टावर अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा था। जावेद शाह शीशे की दीवारों वाले वसी और अरीज मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन खुली थी, मगर उसकी आंखें बेमकसद सामने दिख रही थी। उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर अहमद, एक खुशी अखलाक और मिलनसार शख्स, अपनी टीम को कुछ हदायत दे रहे थे। जावेद को उनकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, मगर उसके अल्फाज उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहे थे। उसका दिमाग तो आज भी उसी तलाश में गुम था जो 3 साल पहले शुरू हुई थी। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे के दरवाजे के पार राहदारी से एक बच्ची की मासूम हंसी और खिलौनों की खनक की आवाज़ आई। जाविया ने गैर इरादी तौर पर उस तरफ देखा। राहदारी में एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र बमुश्किल 2-2.5 साल होगी, गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने अपने खिलौने वाले फ़ोन पर किसी से बातें करने की अदाकारी कर रही थी। उसके बाल स्याह और घुंघराले थे, जिसकी हर हरकत पर उछलते थे। उसकी आंखें मोटी मोटी और रोशन थी, और जब वो हंसती तो उसके गालों पर गहरे डिम्पल पड़ते थे। जावियर को लगा जैसे वक्त थम गया हो। एक नाकाबिले बयान कशिश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो बच्ची उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो कौन थी वो नहीं जानता था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी तरफ उठी कि वो उसे अपनी बाहों में भर ले। वो अपनी जगह से उठा और जैसे किसी मामूल की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे शीशे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। बच्ची ने उसे देखकर खेलना बंद कर दिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, जिसमें दुनिया जहान की मासूमियत समाई हुई थी। हेलो प्रिंसेस, जाविया ने खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। कई सालों बाद ये एक हकीकी मुस्कुराहट थी जो उसके होंठों पर आई थी। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो वो खुद भी भूल चुका था। बच्ची ने कुछ कहा नहीं, बस सर को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसे दिलचस्पी से देखती रही।
इतने में मिस्टर अहमद भी उसके पास आ गए। अरे जावेर साहब, आप यहाँ? सब ठीक है? फिर उन्होंने बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये अमल है, हमारी एक बहुत ही मुख्ती और काबिल एम्प्लॉय की बेटी है। आज इसकी देखभाल करने वाली नहीं आई, तो इसे मजबूरन अपने साथ ले आई है। बड़ी शरारती है ये। जावियर की नजरें बच्ची पर से हट ही नहीं रही थी। अमल, बहुत बहुत खूबसूरत नाम है, उसने तकरीबन सरगोशी में कहा था। उसने आगे बढ़कर बच्ची के गुंगरियाले बालों पर हाथ फेरा। इस बार बच्ची झिझकी नहीं, बल्कि अपना खिलौना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कह रही हो आप भी बात करें। जावियर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके साथ फिर खेलने लगा। वो भूल गया कि वो कौन है, कहाँ है और किस मकसद के लिए यहाँ आया था। उसे लगा जिसे उसकी जिंदगी की सारी करवाहट उस बच्ची की मासूमियत में घुल गई हो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। जावेद ने कहा, जी बिल्कुल अपनी माँ पर गई। मिस्टर अहमद ने फखरिया अंदाज में कहा, इसकी माँ? वानिया हमारी कंपनी का हीरा है, इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी, अकेली अपनी बेटी को पाल रही है और अपने काम में भी कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत खुददार लड़की है वानिया। ये नाम सुनते ही जावियर के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुकी। दुनिया में इस नाम की हजारों लड़कियां हो सकती है, ये महज एक इत्तेफाक है। उसने अपने बेचैन दिल को तसल्ली दी। वो अमल से बातें कर रहा था, उसकी तोती जुबान के जवाबात पर हंस रहा था कि अचानक ऑफिस के अंदरूनी हिस्से का दरवाजा खुला और एक आवाज आई, अमल बेटा, आप यहाँ अंकल को तंग तो नहीं कर रही? चले मेरे साथ। आवाज अधूरी रह गई। सामने जाविर शाह को अपनी बेटी के साथ घुटनों के बल बैठे खेलते देखवाने के जिस्म से जान निकल गई। वो वहीं साकित हो गई। उसकी आंखें खौफ और नाकाबिले यकीन हैरत से फैल गई। वो बदल गई थी, मगर जावियर उसे हजारों में पहचान सकता था कि वही वानिया थी। मगर अब उसकी आंखों में वो 18 साल वाली सहम और खौफ नहीं था, बल्कि वक्त की ठोकरों से पैदा होने वाली एक चट्टान जैसी सख्ती और खुद एतमादी थी। जावियर भी उसे देखकर जैसे पत्थर का हो गया था। 3 साल, उसने 3 सालों से कहाँ नहीं ढूंढा था, और उसे यहाँ इस तरह मिलेगी, इसको वहमो गुमान में भी नहीं था। एक लम्हे को दुनिया की हर आवाज, हर हरकत थम गई। सिर्फ दो जोड़ी आंखें थी जो एक दूसरे में माजी, हाल और मुस्तकबिल तलाश कर रही थी। वानिया को जैसे होश आया, उसकी आंखों में खौफ की जगह जदीद नफरत ले रही। उसने तेज कदमों से आगे बढ़कर अमल को जावियर की बाहों से तकरीबन छीन गया। वानिया। जावियर की जुबान से सिर्फ यही एक लफ्ज अदा हो सका। वानिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो हवा को देख रही हो। उसने एक लफ्ज कहे बगैर बच्ची को अपने सीने से भेजा और तेजी से उल्टे कदमों मुड़ी और दफ्तर से बाहर की तरफ भागी। वानिया रुको, खुदा के लिए रुको, मेरी बात तो सुनो। जावियर उसके पीछे चीखता हुआ भागा, मगर वो बिजली किसी तेजी से कॉरिडोर पार करती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और नजरों से ओझल हो गई। जावियर वहीं कॉरिडोर के बीच में खड़ा रह गया। उसकी दुनिया एक बार फिर घूम रही थी। वो मिल गई थी, वो जिंदा थी। और वो छोटी सी बच्ची अमल, उसकी बेटी थी, उसकी अपनी बेटी। जावियर साहब, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वो लड़की कौन थी? मिस्टर अहमद भागते उसके पास आए। उनके चेहरे पर शदीद परेशानी और तजस्सुस के तासुरात थे। जावियर ने अपने हवास मुज्तमा करने की कोशिश की जो बिखर चुके थे। उसने मिस्टर अहमद के कंधों को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में एक जुनून था। अहमद साहब, वानिया, उसका पूरा नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है? मुझे अभी इसी वक्त उसकी फाइल चाहिए। उसके लहजे में ऐसी शिद्दत और हक था कि मिस्टर अहमद बिना कोई सवाल किए फौरी तौर पर अपने ऑफिस मैनेजर के केबिन की तरफ आ गए। 2 मिनट के अंदर वानिया की पर्सनल फाइल जवार के हाथ पे थी। उसने लड़ते हाथों से फाइल खोली। नाम वानिया सिकंदर, वालिद का नाम सिकंदर शाह। निम्बा पढ़ते हुए जावियर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर एक और ज़रब लगाई हो। उसके वालिद का नाम सिकंदर शाह था और वानिया के वालिद का नाम भी, मगर वही तो यतीम थी। शायद उसने अपने चाचा का नाम भी लिखवाया हो। मगर फिर उसकी नज़र एड्रेस पर पड़ी, कमरा नंबर 204, अलनिसा वुमेन हॉस्टल, तारिक रोड। उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। अहमद साहब, ये डील आपकी ही, सारे पेपर्स साइन समझे, मीटिंग फिर कभी कर लेंगे। एक एक कर फाइल हाथ में लिए लिफ्ट की तरफ भागा। वो दीवाना वार गाड़ी चलाता हुआ तारिक रोड की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिमाग बैक वक्त हजारों सिमतों में सोच रहा था। वो जिंदा है, वो ठीक है, और अमन, उसकी बेटी, वो कितनी प्यारी है, वो बिल्कुल उस पर गई है। वही आंखें, वही बाल। मगर वानिया, उसकी आंखों में जो नफरत उसने आज देखी थी, उसे जलाकर राख कर देने के लिए काफी थी। 15 मिनट में वो हॉस्टल की सादा सी इमारत के सामने था। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और गेट की तरफ बढ़ा। बूढ़ी चौकीदार ने उसे वहीं रोक लिया। किससे मिलना है साहब बहादुर? मुझे वानिया सिकंदर से मिलना है, कमरा नंबर 204। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया सर, और वैसे भी हम किसी मर्द को अंदर जाने की इजाजत दे गए थे, आप कल आइएगा। चौकीदार ने बेनियाजी से कहा। जावियर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे पैसों का लालच दिया, मगर वो टस से मस न हुआ। हार कर जावियर वापस अपनी गाड़ी में आ बैठा। अब उसके पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। वक्त पर लगाकर उड़ने लगे। शाम ने अपने पर फैलाए, फिर रात की स्याही ने हर चीज को ढांप लिया, मगर वानिया बाहर नहीं आई।
जावियर वहीं बैठा रहा, भूख और प्यास से बेनियास। उसके दिल में उम्मीद और खौफ की मिलीजुली कैफियत थी। उम्मीद इस बात की कि वो अब उसकी पहुंच में है, और खौफ इस बात का कि कहीं वो उसे देखकर यहाँ से हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। तकरीबन रात के 9 बजे हॉस्टल का छोटा गेट खुला और वानिया बाहर आई। शायद वो करीब की दुकान से अमल के लिए दूध लेने आई थी। उसके सर पर गहरे नीले रंग का दुपट्टा अच्छी तरह लपेटा हुआ था, और उसकी चाल में एक अजीब सी अजलत थी। जैसे ही उसकी नजर जावियार की गाड़ी पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ा। वो फौरन वापस मुड़ने लगी। जावियर ये मौका खोना नहीं चाहता था। वो बिजली किसी तेजी से गाड़ी से निकला और भागकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वानिया, खुदा के लिए भागो मत, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। वानिया ने नफरत और हकारत से भरी नजरों से उसे देखा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सर्द महरी थी जो किसी भी जिंदा इंसान को जमा दे। हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, मिस्टर जवार शाह। उसे जवार का पूरा नाम इतने अजनबीपन से लिया कि जवार का दिल कट कर रह गया। ऐसा मत कहो वानिया, मैं जानता हूँ मैं गुनाहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैं आपने जुल्म नहीं किया, वानिया ने इसकी बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज पाट और बेतासुर थी। आपने मेरी रूह का कत्ल किया है, आपने मेरी शिनाख्त को मुसीख कर दिया। अब क्या लेने आए हैं आप? क्या मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में जो ये चंद लम्हों का सुकून है, उसे भी बर्बाद करना चाहते हैं? अमल, जाविया ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो मेरी भी बेटी है, मुझे उससे मिलने का हक है। ये सुनना था कि वानिया के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। हक? कौन सा हक? कहाँ था आपका ये हक जब आप ही के बाप ने मुझ पर बदकिरदारी की तोहमत लगाई थी? कहाँ था ये हक जब आपकी माँ ने मुझे आधी रात को धक्के देकर घर से निकाल दिया था? कहाँ थे आप जब मैं सड़कों पर भटक रही थी, जब मैंने दारुल मान में पनाह ली थी? कहाँ थे आप जब आपकी बेटी इस दुनिया में आई और इसके कान में अजान देने वाला कोई मर्द मौजूद नहीं था? आज 3 साल बाद आपको अपना हक याद आ गया? उसका हर सवाल जवार के सीने पर एक हथौड़े की तरह लग रहा था। उसके पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ा था। मेरे रास्ते से हट जाए, वानिया ने सर्द लहजे में कहा, और उसके पास से गुजर कर जाना चाहा। जवार ने बेइख्तियार उसका बाजू पकड़ लिया। प्लीज वानिया, मुझे एक मौका दो, खबरदार। वानिया ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जिस हाथ से तुमने मेरी इज्जत को पमार किया था, उस हाथ से मुझे छूने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आइंदा अगर तुम मेरे या मेरी बेटी के 10 फीट के दायरे में भी नजर आए, तो मैं चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। ये कहकर वो तेज कदमों से चलती हॉस्टल के गेट के अंदर गायब हो गई थी। गेट उसके पीछे बंद हो गया। जवार वहीं सड़क पर अकेला खड़ा रह गया था। आज पहली बार उसे अपनी गलती की संगीनी कार, अपने जुर्म की गहराई का सही मानों में एहसास हुआ था। उसे सिर्फ एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी, उसे एक जीती जागती हंसती बोलती रूह को एक पत्थर में तब्दील कर दिया था। हॉस्टल का छोटा सादा सा कमरा वानिया के लिए उसकी पूरी कायनात था। एक तरफ छोटी सी अलमारी, एक तरफ बिस्तर जिस पर अमल गुलाबी कंबल ओढ़े मासूमियत की नींद सो रही थी, वो एक छोटी सी मेज कुर्सी। जवार से उस झड़प के बाद वानिया जब कमरे में वापस आई तो उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और बिस्तर पर अपनी बेटी के पास बैठ गई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। जवार का सामना उसके माजी के उन तमाम जख्मों को करीद कर रख दिया था जिस पर वक्त ने बड़ी मुश्किल से मरहम की एक पतली सी तह चढ़ाई थी। उसकी आंखों के सामने वो सारा मंजर किसी डरावने ख्वाब की तरह दोबारा जिंदा हो गया। स्या रात जब जवार ने अपनी हैवानियत का मुजाहरा किया था, उसके बाद वाली सुबह क़यामत से कम ना थी। वानिया को लगा था जैसे वो मर चुकी है, बस उसकी सांसें चल रही थी। जवार के जाने के बाद वो घंटों फर्श पर पड़ी रोती रही। जब कुछ हफ्तों बाद उसे अपने अंदर एक नई जिंदगी की आहट महसूस हुई, तो वो खौफ और उम्मीद के मेले जुले जज्बात का शिकार हो गई। एक तरफ ये खौफ था कि जवार उसे और उसके बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा, तो दूसरी तरफ दिल के किसी कोने में एक नन्ही सी उम्मीद थी कि शायद शायद अपने बच्चे का सुनकर उसका पत्थर दिल मोम हो जाए। मगर उसकी उम्मीद उस दिन चकनाचूर हो गई जब उसने डरते डरते अपनी सास शाइस्ता बेगम को इस बारे में बताया। शाइस्ता बेगम ने यकीन करने की वजह से ऐसी नजरों से देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शाम को जब सिकंदर शाह घर आए तो एक तूफान बर्पा हो गया। किसका गुनाह अपने पेट में पाल रही हो, बेहया लड़की? उसके चचा और ससुर सिकंदर शाह दहाड़े थे। हमारे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? वो तो मुल्क में भी नहीं है। अब्बा जी, खुदा का वास्ता मेरी बात का यकीन करें, ये जवार का ही बच्चा है। उनके कदमों में घिर कर रोती रही, कुरान पाक की कस्में खाती रही, मगर उन लोगों ने जिन्होंने उसे बेटी की तरह पाला था, एक लम्हे में उसे पराया कर दिया। उनके लिए उनकी छूट, जोटी, शान और माशरे में उनका मकाम एक यतीम लड़की की इज्जत से ज्यादा अहम था। उस रात बारिश हो रही थी जब शाइस्ता बेगम ने उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के मरकजी दरवाजे तक लाई। निकल जा हमारे घर से,
बदकिरदार, आज से हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। दरवाजा उसके मुंह पर एक जोरदार धमाके से बंद हो गया था। 18 साल की वो लड़की, जिसके सर पर माँ बाप का साया भी नहीं था, आधी रात को बारिश में भीगती सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो चलती रही बेमकसद, बेसिमत। फिर एक कार उसके पास आकर रुकी, जिसमें एक हमदर्द खातून निकली और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। अगले दिन उसे दारुल छोड़ आई। दारुल की जिंदगी किसी जेल से कम ना थी। हर तरफ दुख, तकलीफ और टूटी हुई औरतें थी। मगर वही वानिया ने खुद को दोबारा जोड़ना सीखा। उसने अपने होने वाले बच्चे को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी अधूरी तालीम दोबारा शुरू की। फिर वो दिन आया जब उसकी गोद में चांद का टुकड़ा अमल आई। उसे देखकर वो अपनी सारे गम भूल गई। अमल उसकी जिंदगी की वाहिद वजह, वाहिद उम्मीद बन गई। कुछ महीने वहां गुजारने के बाद उसने हिम्मत की और नौकरी तलाश करना शुरू की। अपनी काबिलियत की बना पर उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नी के तौर पर नौकरी मिल गई। उसने फैसला कर लिया था कि उस शहर में एक पल भी नहीं रहेगी जहाँ की हर गली, हर मोड़ उसकी रुसवाई की दास्तान सुनाता था। उसे कंपनी से दरख्वास्त करके अपना ट्रांसफर कराची करवा लिया। आज जावियार को दोबारा अपनी जिंदगी में देखकर उसे लगा जैसे वो फिर से उसी दोराहे पर आ खड़ी हुई है। वो डर गई थी। वो जानती थी कि जावियर शाह कितना बाअसर और ताकतवर है। अगर वो चाहे तो कानून की मदद से उससे अमल को छीन सकता था। वो अमल के बगैर जीने का तसव्वुर, ये तसव्वुर ही वानिया की रूह फना कर देने के लिए काफी था। नहीं, उसे सोते हुए अमल के माथे पर बूसा देते हुए सरगोशी की। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी दूर नहीं जाने दूंगी मेरी जान। मैं उस शख्स का साया भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। उसे अपने आंसू पूछे और अपने अंदर एक नई हिम्मत मुजतमा की। अगली सुबह जब वो अमल को से केयर छोड़ने के बाद दफ्तर जाने के लिए हॉस्टल से निकली तो जावियर की गाड़ी वहीं खड़ी थी। वो रात भर वहीं खड़ा रहा था। एक लम्हे के लिए वानिया के कदम डगने गए, फिर उसने अपने चेहरे पर सख्ती का नकाब चढ़ाया। उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और एक रिक्शा पकड़कर दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। उसे एहसास हो गया था कि ये जंग लंबी चलेगी और उसे इस जंग के लिए खुद को तैयार करना होगा। जाविर शाह ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी शिकस्त और बेबसी महसूस नहीं की थी। वो जो चाहता था हासिल कर लेता था। पैसा, ताकत, कामयाबी सब उसके कदमों में था। मगर आज वो एक औरत के सामने बेबस खड़ा था, जिससे वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज भीख में मांग रहा था, मुआफी और एक मौका। वो हर रोज एक ही मामूल पर अमल करता। सुबह सुबह वानिया के दफ्तर जाने से पहले उसके हॉस्टल के बाहर पहुंच जाता और शाम को उसके वापस आने तक वहीं इंतजार करता। उससे बात करने की कोशिश नहीं करता था, बस दूर से उसे एक नजर देख लेता। वो रोज अमल के डी केयर सेंटर के बाहर भी खड़ा होता, छुपकर अपनी बेटी को खेलते हुए देखता। उसे खेलते हुए देखना जावियर के लिए एक ही वक्त में सुकून और अजियत का बायस था। सुकून इस बात का कि वो उसकी आंखों के सामने थी, और अजियत इस बात की कि उसे अपनी सीने से भी नहीं लगा सकता था। वानिया उसकी इस खामोश मौजूदगी से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। उसे लगता था कि जैसे वो हर वक्त किसी की नजरों पर है। उसने मिस्टर अहमद से शिकायत भी की, जिस पर मिस्टर अहमद ने जावियर को समझाने की कोशिश की, मगर जावियर ने साफ कह दिया कि ये उसका जाती मामला है और वो उसे खुद ही हल करेगा। एक शाम जब वानिया अमल को डी केयर से लेकर वापस आ रही थी, तो अचानक मौसम ने पलटा खाया। आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और कोई रिक्शा या टैक्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वानिया और अमल एक बस स्टॉप की शेड के नीचे खड़े थे, मगर बारिश की तेज बौछार उन्हें भगो रही थी। अमल ठंड से कांपने लगी थी और रोने वाली थी। अचानक एक चमकती हुई स्याह गाड़ी उनके पास आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ, अंदर सवार बैठा था। गाड़ी में बैठ जाओ वानिया, अमल बुरी तरह बिक गई है, इसे नमूनिया हो जाएगा। उसकी आवाज में फिक्र और इल्तिजा थी। वानिया ने नफरत से मुंह फेर लिया। हमें आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। खुदा के लिए जिद मत करो। जाविर गाड़ी से बाहर निकला और बारिश में उसके सामने खड़ा हो गया। वो खुद भी बुरी तरह भीग रहा था। अपनी दुश्मनी में एक मासूम बच्ची की सेहत को दाव पर मत लगाओ। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें हॉस्टल के दरवाजे पर उतार कर चला जाऊंगा। मैं तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। अमल ने जोर से चीख मारी। ये चीख वानिया के दिल पर लगी। वो एक माँ थी और इस वक्त उसकी ममता उसकी नफरत पर गालिब आ गई। वो खामोशी से अमल को लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर गाड़ी में एक अजीब सी भूजल खामोशी तारी हुई। जवार बैक व्यू मिरर से बार बार अमल को दिख रहा था, जब सर्दी की वजह से अपनी माँ की गोद में दुबक कर सो गई थी। हॉस्टल से कुछ दूरी पर जवार ने गाड़ी एक निस्बतन सुनसान गली में रोक दी। तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? वादा किया था तुमने, वानिया ने घबरा कर कहा। उसका हाथ हिफाजती इमदाद में सोते हुई अमल पर था। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। जवार ने इंजन बंद किए बगैर मुड़कर उसे देखा। बारिश के कतरे अब भी उसके चेहरे और बालों से टपक रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों तकलीफ पहुंचाई। मैं सारा नामी लड़की से मोहब्बत करता था। ये शायद
मैं उसे मोहब्बत समझता था। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता वहाँ नहीं होने दिया और मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी सारी महरूमियों का गुस्सा तुम पर निकाल दिया, मगर जब मैं लंदन गया तो उसी सारा ने मुझे पैसों के लिए ठुकरा दिया। उससे किसी और से शादी कर ली। उस दिन मुझ पर हकीकत खुली कि मैं कितने बड़े धोखे में था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक सिराब के पीछे भागते हुए एक हीरे को ठुकरा दिया है। वानी खामोशी से उसकी कहानी सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैं जानता हूँ कि ये कोई जवाब नहीं है, मेरे गुनाह किसी भी वजह से कम नहीं हो सकते, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बदल गया हूँ। वो जवार मर चुका है जिसने तुम्हें अजियत दी थी। अब जो तुम्हारे सामने है वो सिर्फ एक पछतावे में जलता हुआ बाप है जो अपनी बेटी की एक झलक के लिए तरसता है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी से नफरत मत करवाना। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। वानिया ने जिंदगी में पहली बार जवार शाह को इस तरह टूटते और रोते हुए देखा था। उसके दिल में नफरत का जो लावा पक रहा था वो एक लम्हे के लिए ठंडा पड़ गया, मगर जख्म इतने गहरे थे कि किसी के आंसू उन्हें बन नहीं सकते थे। आपकी कहानी बहुत दुख भरी है मिस्टर शाह, उसने तल्खी से कहा, मगर मेरी कहानी का क्या? मेरी कहानी में तो कोई सारा नहीं थी, सिर्फ एक जालिम शौहर था जिसने मुझे इस्तेमाल किया और फेंक दिया। आपकी वजह से मैं दर बदर भटकी हूँ, अपनी बेटी को बाप का नाम देने से कासिर रही। आप एक मौका मांग रहे हैं? आपने तो मुझसे मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। ये कहकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अमल को संभालती हुई उठी और तेज कदमों से बारिश में चलती हुई हॉस्टल की तरफ बढ़ गई। जावियर उसे जाता देखता रहा। वो जानता था कि ये रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, मगर आज पहली बार उसे लगा था कि वानिया ने उसकी बात सुनी है और शायद शायद उम्मीद की कोई किरण अभी बाकी थी। जवाहर को ये समझने में देर न लगी कि वानिया को रवायती तरीकों से नहीं मनाया जा सकता। वो एक गैर मामूली तौर पर खुददार और मजबूर औरत बन चुकी है जिसे ना पैसे का लालच था और ना ही किसी सहारे की जरूरत। वो अपनी और अपनी बेटी की दुनिया खुद बनाने की अहल थी। अब जवाहर को कुछ ऐसा करना था जो सिर्फ उसको नहीं बल्कि अमल की जिंदगी में भी मुस्बत तब्दीली लाए और वानिया को उसे कबूल करने पर मजबूर कर दे। उसने कराची के एक पोश इलाके में खूबसूरत और कुशादा घर खरीदा। ये उसका ज़ाती घर था जहाँ उसके खानदान का कोई अमलो दखल नहीं था। घर में हर तरह की सहूलत मौजूद थी, खासतौर पर बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया और एक खूबसूरत बागीचा भी था। उसके बाद उसने मिस्टर अहमद से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि उसका एक पैगाम वानिया तक पहुंचा दे। मिस्टर अहमद ने वानिया को अपने दफ्तर में बुलाया। वानिया बेटा, मैं जानता हूँ ये आपका ज़ाती मामला है, मगर जवार साहब ने मुझे एक पैगाम देने को कहा है। वानिया ने नागवारी से मुंह बनाया। सर, मैंने आपसे कहा था, बस एक बार सुन लो। मिस्टर अहमद ने उसे टोका। उनका कहना है कि वो तुमसे कोई हक नहीं जता रहे हैं। वो सिर्फ अपनी बेटी को एक बेहतर और महफूज माहौल देना चाहते हैं। हॉस्टल की जिंदगी एक बच्ची की परवरिश के लिए मुनासिब नहीं है। उन्होंने कराची में एक घर खरीदा है। वो चाहते हैं कि तुम और अमल वहाँ मुंतकिल हो जाओ। घर बहुत बड़ा है, तुम लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहोगे और वो खुद फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे। वो तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। तुम दोनों एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहोगे, लेकिन कम अज़ कम अमल को एक बाप का साया, एक घर की चार दीवारी मुयस्सर आएगी। वानिया ने जब ये सुना तो उसके जहन में पहला ख्याल इनकार का ही आया। उस शख्स के साथ एक घर में कैसे रह सकती थी जिसने उसकी रूह को जख्मी किया था। मगर फिर उसने अमल के बारे में सोचा। हॉस्टल का छोटा सा कमरा, मुश्तरका बाथरूम और हर वक्त की पाबंदियाँ। अमल बड़ी हो रही थी, उसे खेलने के लिए खुली जगह चाहिए थी, एक पुरसुकून माहौल चाहिए था। जवार की पेशकश गैर मुतवक्का और अजीब थी, मगर उसमें अमल की भलाई थी। उसे बीवी के तौर पर नहीं बल्कि अपनी बेटी की माँ के तौर पर एक महफूज छत फराहम कर रहा था। कई दिन तक वो शदीद जहनी कश्मकश का शिकार रही। वो रातों को जागती रहती और इसी पेशकश की मुस्बत और मुनफी पहलुओं पर गौर करती। आखिरकार उसकी ममता जीत गई। उसने अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी अना और अपने माजी के दर्द को बसे पुश्त डालने का फैसला किया। उसने मिस्टर अहमद के जरिए जवार को अपना जवाब भिजवाया, मगर अपनी सख्त शराइत के साथ। मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी अमल की वजह से आ रही हूँ। आप मुझसे किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी बातचीत या रब्ता रखने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अमल से रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा मिल सकते हैं, वो भी मेरी मौजूदगी में। आप मेरे किसी भी ज़ाती मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और सबसे अहम बात, आप मुझे कभी भी किसी भी तरह ये याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमारा कोई रिश्ता भी है। अगर इनमें से एक भी शर्त तोड़ी गई तो मैं उसी वक्त वो घर छोड़ दूंगी। जवार ने बगैर किसी बहस के उसकी तमाम शराइत कबूल कर ली। अगले हफ्ते वानिया और अमल उस नए घर में मुंतकिल हो गए। घर उनकी तौक़ियात से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। वानिया को एक लम्हे के लिए यकीन न आया कि ये सब हकीकत है। जवार अपने वादे का पक्का निकला। वो सुबह सवेरे काम पर चला जाता और रात को देर से लौटता कि वानिया और अमल सो चुकी होती। अगर कभी गलती से उनका आमना सामना हो भी जाता तो वो नजरें झुकाकर सलाम करता और अपने हिस्से की तरफ बढ़ जाता।
उसने वानिया की जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं की, मगर वो खामोशी से दूर रहकर उसका ख्याल रखता था। कभी किचन के काउंटर पर उसकी पसंद की चॉकलेट्स रखी मिलती, तो कभी अमल के कमरे में नए खिलौनों का ढेर नजर आता। वो ये सब कुछ इस तरह करता कि वानिया को उस पर एहसान न लगे, बल्कि ये घर की जरूरत महसूस हो। वानिया ये सब तब्दीलियां महसूस कर रही थी। उसने देखा कि जवाहर अब वो मगरूर और बददिमाग शख्स नहीं रहा था जिसे याद था। वो एक बदला हुआ, खामोश और पछतावे में डूबा हुआ इंसान था। उसके दिल में जमी नफरत की बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी, मगर वो अभी भी अपने खौफ और वसवसों के बनाए हुए खौल से बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर उनके दरमियान अब भी मीलों की दूरियां और खामोशी की एक ऊंची दीवार हायल थी। वक्त बेहतरीन मरहम होता है, और ये मरहम अब आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखा रहा था। घर का माहौल अब पहले की तरह बोझल और तनाव भरा नहीं रहता था। अमल इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह थी। वो अब जवार से काफी घुल मिल गई थी। वो इसे बाबा तो नहीं कहती थी, मगर अपनी तोतली जुबान में उसे जू कहकर पुकारती थी, और जवार के लिए यही लफ्ज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत था। वो रोज शाम को एक घंटा उसके साथ बगीचे में खेलता, उसे झूले देता, उसके साथ तितलियां पकड़ता। वानिया अक्सर लाउंज की खिड़की से उन्हें देखती रहती, और अपनी बेटी को भाग के साथ इस तरह खुश देखकर उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर जाती। मगर साथ ही साथ एक अनजाना सा खौफ भी उसे घेरे रखता कि कहीं ये खुशी आरज़ी ही ना हो। जवार ने कभी अपनी हद से तजावुज़ करने की कोशिश नहीं की। वो वानिया से सिर्फ अमल के बारे में बात करता, उसकी सेहत, उसकी पढ़ाई, उसकी ज़रूरतें, मगर उसकी आंखें सब कह देती थी। उनमें वानिया के लिए इज्जत, पछतावा और एक गहरी खामोश मोहब्बत थी, जिसे वानिया पढ़ तो सकती थी, मगर तस्लीम करने से डरती थी। एक रात तकदीर ने उन्हें करीब लाने का एक और मौका फराहम किया। अमल को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया। वो रात भर बेचैनी से रोती रही। वानिया ने उसे दवाई दी, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, मगर बुखार 103 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अकेली, परेशान और बेबस महसूस कर रही थी। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने जवार खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और फिक्रमंदी के आसार थे। क्या हुआ अमल को? मैंने उसके रोने की आवाज़ सुनी। वो ठीक तो है? उसे बहुत तेज बुखार है, कोई कमी नहीं हो रहा। वानिया की आवाज़ में बेबसी और थकन थी। जवार ने आगे बढ़कर अमल के तपते हुए माथे पर हाथ रखा। उसका जिस्म आग की तरह जल रहा था। हमें इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। देर मत करो वानिया। उसने एक लम्हा भी ज़ाया किए हुए कहा। उसने अलमारी से एक गर्म कंबल निकाला, सोती हुई अमल को एहतियात से उसमें लपेटा और उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ भागा। वानिया भी अपना पर्स और दुपट्टा संभालती उसके पीछे। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर ने बताया कि ये वायरल इन्फेक्शन है और बच्ची को कमजोरी की वजह से ड्रिप लगानी पड़ेगी। इसी उसे कुछ घंटों के लिए एडमिट करना पड़ेगा। वो पूरी रात वो दोनों छोटे से अस्पताल के कमरे में अमल के बिस्तर के पास बैठे रहे। उन्होंने मिलकर उसकी देखभाल की। कभी जवाहर डॉक्टर को बुलाने भागता तो कभी वानिया उसके हाथ पांव सहलाती। इस मुश्तरका परेशानी और खौफ ने उनके दरमियान मौजूद असलबियत की दीवार को गिरा दिया था। उस रात उन्होंने बरसों बाद पहली बार एक दूसरे से दिल की बात की। जवाहर ने उसे बताया कि इन 3 सालों में वो हर पल कैसे एक अजियत में जीता रहा, किस तरह उसका हर दिन वानिया की तलाश करने की नाकाम उसने कोशिश की। वानिया ने अपनी मुश्किलात का जिक्र तो नहीं किया, मगर वो खामोशी से उसकी बातें सुनती रही, उसके दर्द को महसूस करती रही। सुबह के करीब जब ड्रिप खत्म होने के बाद अमन की हालत कुछ बेहतर हुई और वो गहरी नींद सो गई, तो वानिया भी थकन से चूर होकर पास पड़े सोफे पर ही टेक लगाकर बैठ गई। न जाने कब उसकी आंख लग गई। जवाहर उसे देखता रहा। नींद में उसका चेहरा कितना पुरसुकून और मासूम लग रहा था, बिल्कुल उसी 18 साल वानिया की तरह जिससे वो पहली बार मिला था। उसे अपनी जैकेट उतारी और बहुत एहतियात से उसके ऊपर डाल दी, ताकि उसे ठंड न लगे। जब वानिया की आंख खुली तो सुबह की पहली किरण कमरे में फैल रही थी। उसने खुद पर जवार की जैकेट देखी। जवार सामने कुर्सी पर बैठा था और उसका सर दीवार से टिका हुआ था। वो भी सो रहा था। उसके चेहरे पर रात भर की जागने की थकन वाज़िह थी। वानिया ने उसे इस तरह बेखबर सोते हुए देखा, और पहली बार उसे उस शख्स से नफरत या गुस्से की बजाय एक अजीब सा तर्स और अपनाए का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद हर इंसान गलती करता है, मगर हर किसी को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अस्पताल के इस वाक़े ने उनके रिश्ते में एक खामोश इंकलाब बर्पा कर दिया था। अब वो अजनबी नहीं थे। वो दो ऐसे लोग थे जिन्होंने मिलकर एक मुश्किल रात काटी थी, एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को करीब से देखा था। घर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा खुशगवार और पुरसुकून था। वो अक्सर रात के खाने पर इकट्ठे होते और अमल की दिन भर की शरारतों पर हंसते थे। जवार ने कभी भी वानिया पर कोई हक जताने की कोशिश नहीं की, मगर उसका हर अमल, हर नजर उसकी बेपनाह मोहब्बत और एहतराम की गवाही देती थी। एक दिन जवाहर जब दफ्तर से घर लौटा तो वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। उसे इस तरह
اس کی والدہ کا فون آیا تھا۔ ان کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور رونا تھا۔ زبار بیٹا، تمہارے ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، بس ایک بار تم سے، بہو سے اور اپنی پوتی سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی آخری خواہش پوری کر دو بیٹا۔ زبار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اپنے والد کی بیماری کی خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے پچھلے 3 سالوں سے اپنے والدین سے صرف فون پر ہی رابطہ رکھا تھا، ان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ ان سے ناراض تھا، مگر اس کے والدین تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور سیدھا وانیہ کے پاس گیا، جو لاؤنج میں عمل کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی تھی۔ وانیہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ وانیہ نے عمل کو اس کی آیا کے ساتھ کمرے میں بھیجا اور سوالیہ نظروں سے زوار کو دیکھنے لگی۔ میرے والد، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ زوار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ان کی آخری خواہش ہے کہ وہ ہم سب سے ملنا چاہتے ہیں، تم سے اور عمل سے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وانیہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ واپس اسی گھر میں جانا، ان لوگوں کا سامنا کرنا جنہوں نے اس کی عزت اور وجود کو سریعام نیلام کیا تھا، یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی۔ نہیں، میں وہاں کبھی واپس نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ اس نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور درد کی پرچھائیاں لوٹ آئی تھی۔ میں جانتا ہوں وانیہ، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ زوار اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اور خدا کی قسم، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجبور نہیں کروں گا۔ تم جو فیصلہ کرو کہ مجھے قبول ہوگا، لیکن وہ میرے والد ہیں اور عمل کے دادا، وہ مر رہے ہیں وانیہ، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لیے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے۔ پلیز میرے لیے نہیں، ان کے لیے بھی نہیں، صرف انسانیت کی خاطر، صرف عمل کی خاطر، اسے اپنے دادا دادی سے ملنے کا حق ہے۔ وانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ایک طرف اس کا زخمی ماضی تھا، اس کی ٹوٹی ہوئی انا تھی، اور دوسری طرف ایک مرتا ہوا انسان اور ایک معصوم بچی کا اپنے خاندان سے جڑنے کا حق۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ان لوگوں سے کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر زوار کی بات میں سچائی تھی۔ عمل کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ کافی دیر کی اذیت ناک خاموشی کے بعد اس نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز سرگوشی کی طرح نکلی تھی، میں چلوں گی، مگر صرف اور صرف اپنی بیٹی عمل کی خاطر۔ اگلے دن وہ تینوں لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ان کی گاڑی اسی پرانے گھر کے پہنچ میں رکی تو وانیہ کا دل حلق میں آ گیا۔ ہر چیز ویسی ہی تھی، مگر اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے دروازہ کھولا۔ وانیہ کو اور اس کی گود میں عمل کی شکل میں اپنی پوتی کو دیکھ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور وانیہ کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، ہم اندھے ہو گئے تھے، بہرے اور گونگے بھی ہو گئے تھے۔ ہم نے تم پر جو ظلم کیا اس کی معافی تو خدا بھی نہیں دے گا۔ اندر کمرے میں سکندر شاہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ چند سالوں میں ہی بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ وانیہ کو عمل کے ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ نکلی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمیں معاف کر دو بہو، ہم اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے ہیرے کو پتھر سمجھ کے ٹھکرا دیا۔ عمل حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی ان روتے ہوئے اجنبی لوگوں کو۔ وانیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے اتنے سال جو درد اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا وہ آنسو بن کر بہنے لگا۔ اسے شائستہ بیگم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس نے انہیں معاف تو نہیں کیا، مگر اس نے ان کی معافی کو ٹھکرایا بھی نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر اپنی پوتی کی خاطر ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ چند الفاظ کسی معجزے سے کم نہ تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ایک موقع دیا تھا جنہوں نے اسے بے سہارا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ زوار اپنی جگہ پر کھڑا اپنی آنکھوں میں وانیہ کے لیے بے پناہ عزت، احترام اور گہری محبت کا ایک سمندر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی وانیہ واقعی بہت مضبوط اور ایک عظیم عورت تھی۔ ایک دن اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اسی عورت کے قدموں میں گزار دے گا جس نے اسے محبت اور معافی کا اصل مطلب سکھایا تھا۔ لاہور سے واپسی کا سفر کراچی کے سفر سے بہت مختلف تھا۔ گاڑی میں خاموشی تو اب بھی تھی، مگر وہ یہ بوجھل اور اجنبی خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اور ایک دوسرے کو سمجھنے والی خاموشی تھی۔ وانیہ کے ایک قدم نے ان کے درمیان کی ہر دیوار کو گرا دیا تھا۔ زوار بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھتا اور سوچتا کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ یہ عورت اس کی زندگی میں واپس آ گئی۔ سکندر شاہ کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ شاید اپنی بہو اور پوتی کو دیکھ کر انہیں جینے کی ایک امید مل گئی تھی۔ کراچی واپس آ کر ان کی زندگی میں ایک نئے اور خوبصورت دور میں داخل ہوئی تھی۔ اب وہ صرف عمل کے والدین نہیں تھے، بلکہ دو ایسے ساتھی تھے جو ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ ان کے درمیان اب کوئی شرطیں یا دیواریں نہیں تھیں۔ ایک رات جب عمل اپنے کمرے میں سو چکی تھی، زوار ہمت کر کے وانیہ کے کمرے کے دروازے پر گیا۔ اس نے دستک دی۔ وانیہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ زوار کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ زوار نے نرمی سے پوچھا۔ وانیہ نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔
कमरे में एक अजीब सा सुकून और इंतजार की कैफियत थी। वानिया, जवान ने बलाखिर बात शुरू की। उसकी आवाज में एक लर्जिश थी। मैं आज यहाँ अमल के बाप की हैसियत से नहीं, बल्कि सिर्फ जवार शाह बनकर आया हूँ। वो जवार जो अपनी बीवी से बेइंतहा, बेपनाह और बेगर्ज मोहब्बत करता है। वानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़का। ये मोहब्बत किसी एहसास जुर्म या पछतावे का नतीजा नहीं है। जवार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। इन चंद महीनों में मैंने तुम्हें हर रोज नए सिरे से जाना है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा माफ कर देने वाला दिल। मैं हर रोज हर लम्हा तुम्हारी मोहब्बत में पहले से ज्यादा गिरफ्तार हुआ हूँ। तुम वो औरत हो जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद को इस काबिल ही नहीं समझता था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूँ कि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि शायद उनकी माफी मुमकिन नहीं है, मगर क्या तुम मुझे एक हकीकी मौका दे सकती हो? एक शौहर बनने का मौका, एक ऐसा शौहर जो तुम पर अपनी जान निछावर कर दे। मैं वादा करता हूँ वानिया, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे और अमल के नाम करता हूँ। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे कबूल किया। वानिया की आंखें भी आंसू से भीग गई थी। उसने वो सारी अजियतें, वो सारी तन्हाइयाँ, वो सारे दुख एक लम्हे में बुला दिया। उसने जवार की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत का वो समंदर देखा जिसके आगे हर दर्द छोटा था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी लड़ती हुई आवाज कमरे में पहुंची। आपने मुझसे मेरी मासूमियत छीनी थी जवार, मगर शायद इसी वजह से मैं वो औरत बन सकी जो आज आपके सामने खड़ी है। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मैं शायद खुद को ये बताने से डरती थी। उसने अपने हाथ जवार के हाथों में मजबूती से थाम लिए। आइए, इस रिश्ते को एक नई और सच्ची शुरुआत देते हैं, अपनी बेटी के लिए और इससे बढ़कर अपने लिए। जवार को लगा जैसे उसे कायनात की हर खुशी मिल गई हो। उसने आगे बढ़कर वानिया को अपने सीने से लगा लिया। आज 3.5 साल के तवील, दर्दनाक और अजियत भरे सफर के बाद उनका रिश्ता अपनी हकीकी मंजिल पर पहुंचा था। ये इंतकाम से शुरू होने वाले इश्क की कहानी थी, जो बलाखिर मुआफी, एहतराम और सच्ची मोहब्बत पर ख़त्म हुई। वक्त गुजरता गया और दोनों के दिल नरम होते गए। एक शाम कराची के साहिल पर सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता हुआ समंदर में डूब रहा था। जवार और वानिया हाथ में हाथ डाले रेत पर चल रहे थे और बेटी अमल को लहरों के साथ खेलते हुए देख रहे थे। अमल खिलखिलाकर हंसती और बाबा मामा देखो कहकर उन्हें पुकारती। जवान ने रुककर वानिया को देखा। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि तुम और अमल सच में मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मुझे लगता है जैसे ये कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब है जो मैं देख रहा हूँ। वानिया ने मुस्कुराकर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे हमने मिलकर बनाया है। जवार ने गरूब होते सूरज को देखते हुए सोचा कि इंसान अपनी जहालत और अना में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को कैसे ठोकर मार देता है। लेकिन अगर नीयत साफ हो और तौबा सच्ची हो तो खुदा उसे एक दूसरा मौका जरूर देता है। एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का और अपनी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा समेटने का। और वो इस दूसरे मौके के हर लम्हे को अपनी रूह में बसाकर हमेशा शुक्रगुजार रहेगा।